अच्छी तरह अवगत होंगे कि सारे दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा और तीसरा हमारा कोई देश होगा तो ये भारत होगा। नमस्कार दोस्तों, जब पहली बार देश के भीतर कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया गया तो उस समय सरकार ने सोचा कि अब भारत देश की इकोनॉमी में गति आ जाएगी। उस समय यह सोचा गया कि अब इस भारत देश के भीतर रोजगार पैदा होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट से जो बातचीत टैक्स माफी को लेकर के हुई, उसके पीछे की पूरी प्लानिंग यही थी कि इस भारत देश में रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर आखिर क्यों नहीं आ पा रहा है। और सरकार ने उस समय माना भी कि दरअसल पीएसयू के जरिए यानी इस देश के भीतर सरकार नौकरी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है और वो चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में और खास तौर पे ध्यान दे तो रोजगार पैदा करने वाली स्थितियों को लेकर के वो संवेदनशील होगा। यानी 1,40,000 करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिया गया, टैक्स कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी इकोनॉमी में कोई गति पकड़ी नहीं। और ये सवाल धीरे धीरे तब बड़ा होने लगा, क्या सच में भारत देश के भीतर, वो चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे आम आदमी हो, ऐसी परिस्थिति किसी की भी नहीं बची है जहां पर उसे अगर कुछ पैसा दे दिया जाए तो वो पैसा मार्केट के भीतर खर्च करने के लिए निकल पड़ेगा। यानी ये कहे कि स्थिति इतनी भयावह है कि हर कोई उस पैसे को जमा रखना चाहता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा और भविष्य में जो कुछ होगा। जिस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जा रहा था, उस समय शायद कॉर्पोरेट ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन रास्तों से वो अपने नेटवर्थ को लगातार बढ़ाते हैं, संकट वहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 10 सालों में वहां पर भी मंडराना शुरू हो जाएगा। तो आज जब आप भारत देश की इकोनॉमी के मद्देनजर इस भारत देश के भीतर नीति आयोग की पोस्टर को अगर देखते हैं और वो लगातार ये बताता है कि भारत देश की इकोनॉमी ग्रोथ कितनी शानदार है, इस भारत देश की कैबिनेट मिनिस्टर घूम घूम कर माइक पकड़ पकड़ के ये बताते कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो उसके पूरे पीछे का प्लानिंग है क्या, सच है क्या? दरअसल उसके पूरे पीछे का सच जो है, क्या सच में इस भारत देश में अब रोजगार पैदा न कर पाने की स्थितियां हैं, या फिर उसके पीछे की सच क्या इस भारत देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कहीं ज्यादा और डूबना है, गिरना है, उसके पीछे का सच, या फिर भारत देश जो एक्सपोर्ट कर रहा था दुनिया भर के भीतर जो भी माल, उसके भीतर क्या गिरावट आने वाली है? और बदलती हुई विश्व व्यवस्था के भीतर आखिर आज हमारा भारत देश खड़ा कहां पर होगा? ये भारत की इकोनॉमी नहीं, बल्कि भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनी और जो कॉर्पोरेट है, वो पहली बार उनके ऊपर संकट इस दौर में मंडराने लगा है। और शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसके भीतर एशियन मार्केट के बीच में भी अगर आप ध्यान देंगे तो इंडोनेशियन रुपया के बाद भारत की ही करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले लगातार सबसे नीचे गई है। और यही वो परिस्थिति बताती है कि दरअसल भारत देश ने डॉलर बेच बेच करके कैसे रुपए की कीमत को बरकरार रखने की एक ऐसी प्रयास की जो सफल हो ही नहीं सकती थी। और दुनिया भर से जितना भी पैसा आ रहा था इस दौर में, वो इस दौर में बंद हो चुका है। तो फिर उसकी पीछे की पूरी वजह क्या है? दरअसल भारत देश के भीतर जो पूरा इकोनॉमी सिस्टम जिस रूप में उसे चलाया जा रहा है, उस इकोनॉमी सिस्टम को लेकर के जो फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट सौंपती है, नीति आयोग जो बताती है, वो सिर्फ सब कुछ हवा हवाई है। यानी कि ये सारी चीजें हो सकता है कि आपको आज चौंका दे, लेकिन सच शायद इससे भी ज्यादा बड़ा त्रासदीदायक है, भयानक है। आखिर ऐसी क्यों है स्थिति? एक पल के लिए एक एक चीज को देखते परखते समझते चले जाइए। जरा खुद ही सोचिए कि मौजूदा सरकार ने बजट पेश किया और बजट पेश करने के दौरान ही उसने खुलेआम खुले तौर पर इस बात को मान भी लिया और लिख भी दिया कि देखिए हमारे पास मार्च, यानी जो अभी महीना चल रहा है मार्च का, मार्च 2025 तक इंटरनल कर्ज जो है और जो दूसरी लायबिलिटीज है वो करीब करीब 175 लाख करोड़ की होगी। जो एक्सटर्नल
टैक्स जो उसके साथ जाकर जुड़ता है, यानी ये कहे कि जिसको केंद्र सरकार अपने अधीन करती है वो करीब करीब 6,18,000 करोड़ का होगा। यानी ये कहे कि मार्च 2025 तक भारत के ऊपर का कर्ज जो है वो करीब करीब 1,81,000 यानी 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी 175 लाख करोड़ इंटरनल डेप्थ, एक्सटर्नल डेप्थ 6,18,181 लाख करोड़। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई उपाय हो, खुलेआम खुले तौर पे मान लिया कि कोई उपाय ना हो। अगले साल जब आपसे मार्च के महीने में मिलेंगे तो ये 196 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी 196 लाख करोड़। ये तो लिखा गया, लेकिन पिछले बार जब लिखा गया था तब उस समय माना गया था कि भारत देश का ओवरऑल जो कर्जा होगा वो करीब 175 लाख करोड़ का होगा, जो इस मार्च में अब सामने आ रहा है 181 लाख करोड़ होगा। अब 196 लाख करोड़ मार्च 2026 का लिखा गया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो 200 लाख करोड़ पार कर चुका होगा। बाकायदा उसमें नंबर्स भी लिखे गए, जो अभी के नंबर्स बहुत साफ है कि हमारे देश के ऊपर एक्सटर्नल डेप्थ कितना है, कितना इंटरनल डेप्थ है। संख्या के लिहाज से जो इंटरनल डेप्थ है, जो राज्य की भी हिस्सेदारी है, वो करीब 190,14,852 करोड़ के आसपास। एक्सटर्नल डेप्थ 6,63,920 करोड़ के आसपास। अब यहां से एक और सवाल शुरू हो जाता है कि भारत देश जब इतने ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कर्ज जो डॉलर की शक्ल में और दुनिया भर से जो पैसा भारत देश को अलग अलग जगह से उठाया है, वो आखिर कितना है। सरकार ने आखिरी आंकड़ा पिछले साल का ही जारी किया हुआ है, वो बताता है कि करीब 712 लाख करोड़ के हिसाब से अगर आप उसको काउंट कीजिएगा तो ये करीब 711.8 बिलियन डॉलर है, जिसको रुपए में अगर बदलिएगा तो ये करीब 62 लाख करोड़ का होता है। जिस समय 2014 के भीतर बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय 252 बिलियन डॉलर था, जो बढ़ते बढ़ते 711 बिलियन डॉलर को पार कर जाता है। यानी ये कहे कि हमारे देश का जो फॉरेक्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है, उसको भी अगर इस दौर में टटोलिएगा तो 91% आता है। लेकिन उससे पहले जब 200 प्लस के रफ्तार से मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आएगा, जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है इस दौर में, उस दौर में अगर याद कीजिएगा तो वो भी करीब 3 गुने का अंतर है। इस दौर में असामान्यता बढ़ी है, लेकिन इस दौर में कॉर्पोरेट की नेटवर्थ की रवानगी जो है ना, मनमोहन सिंह के कालखंड से बहुत अधिक है। लेकिन उस पीरियड की अगर 125 कॉर्पोरेट थे, तो इस दौर के सिर्फ 15 या 20 कॉर्पोरेट हैं जिनका नेटवर्थ लगातार उछाल मार रहा है। उस समय 125 कॉर्पोरेट का नेटवर्थ बढ़ता था, जो करीब करीब 50 से 75% के आसपास रेंगता था। इस दौर में करीब करीब टॉप 15 से 20 कॉर्पोरेट जो है उसका नेटवर्थ जो रेंगता है, दौड़ता है, वो करीब 125% से करीब करीब 300% तक बढ़ता है। तो क्या इकोनॉमी को नहीं, बल्कि ये कहे कि इस भारत देश के लोगों को सरकार संभाल रही है कि देखिए आप ही को सब कुछ चलाना है, तो एक हिस्सा तो वो होता है जब टैक्स कॉर्पोरेट का माफ हो, ये सोच करके सरकार कर रही थी कि ये कुछ इकोनॉमी में डालेंगे, कुछ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। दूसरी परिस्थिति सरकार लेकर के आई कि अच्छा आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमको इंटर्न के तौर पर ही रख लीजिए, हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दे दीजिए आप। उसका भी परिणाम जो निकल करके आया वो पता चला कि 5.6%, 5.6 यानी 94.4% नेगेटिव है, माइनस में है ही नहीं बच्चे। जबकि देश के भीतर हर कोई इंटर्नशिप पर अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंटर्नशिप पे मिलने वाला पैसा और मुद्रा योजना के जरिए मिलने वाला पैसा, दोनों के भीतर बड़ा अंतर है। फ्री में आप बैठे हुए हैं तो मुद्रा योजना आपको पैसा दे रही है, इंटर्नशिप कीजिएगा तो आपको सीएसआर फंड से पैसा मिल जाएगा। यहां पर भी पूरा कहते हैं ना घालमेल पूरा है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने मुद्रा योजना का डाटा तो पूरे देश को दिखा दिया, लेकिन सीएसआर फंड में कितना इंटर्नशिप में पैसा दिया गया ये बात को गायब ही कर दिया। और जिसको मुद्रा योजना के भीतर पैसा दिया गया ये फिर कहे बांटा गया, उसकी संख्या के दायरे में क्या यह इंटर्नशिप वाले बच्चे नहीं शामिल होते हैं? नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। तो क्या वो बच्चे दूसरे घर से आए जिनको मुद्रा योजना के तहत पैसा बांटा गया, उनके पास जो इतना पैसा दिया गया? आज के दौर में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो करीब करीब 29 लाख करोड़ यानी 29 लाख करोड़ रुपए की जिक्र कर रहे हैं, जो इस भारत देश के करीब करीब 48 करोड़ लोगों का जिक्र कर रहे हैं।
48 करोड़ लोग, ये स्थिति इस भारत देश के भीतर का है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में इस भारत देश के भीतर इकोनॉमी के साथ घालमेल हो रहा है, या फिर मौजूदा सरकार ने वो फाइल ही बंद कर डाली और अपने मंत्रियों को भेज दिया छुट्टी पे, जाओ आप केवल कह करके आ जाओ कि हम कितने महान हम हो गए हैं और हम कितने और महान बनने वाले हैं। सीएसआर का एक कॉन्फ्रेंस होता है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। उनके भाषण का एक हिस्सा समझिए, आप सुनिए, सुनना जरूर चाहिए कि तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल भारत देश के रक्षा मंत्री देश के इकोनॉमी के संदर्भ और किन बातों को कह रहे हैं और कैसे कहते हैं, जरा देखिए। तो आप अच्छी तरह अवगत होंगे कि सारे दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा और तीसरा हमारा कोई देश होगा, तो ये भारत होगा। सुना, तालियां भी लोग बजा रहे थे। तालियां बजाने वाले लोगों को यह बात पता ही नहीं कि शायद भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि इस दौर में विदेशी फंड आउट कम हो गया, यानी कमजोर हो गए हैं इस दौर में। कॉरपोरेट और उनकी कमाई काफी कमजोर हो चुकी है। जो ग्लोबल ट्रेड था उसका असर बहुत व्यापक बढ़ चुका है और आने वाले समय में और व्यापक असर पड़ने वाला, क्योंकि पता ही नहीं है भारत देश को अब कहां जाकर खड़ा होना है। क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर अमेरिका और रूस अगर एक साथ खड़े हैं तो फिर भारत वहां पर किसके साथ खड़ा है? चीन इस समय में पाकिस्तान को लेकर के रुचि दिखा रहा है, तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? मिडिल ईस्ट और ईरान के बीच में अमेरिका आकर के खड़ा होना चाहता है, तो फिर वहां पर भारत किसके साथ आकर खड़ा होगा? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टैरिफ की स्थिति अमेरिका के जरिए शुरुआत हो चुकी है, उसके असर और इस दौर में संबंधों के मद्देनजर जैसे कनाडा, बांग्लादेश और अमेरिका, रसिया, चाइना, ईरान, मिडिल ईस्ट, इन तमाम देशों के संबंधों को लेकर के और इसके भीतर यूरोपीय यूनियन को भी आप शामिल कर दीजिए, क्योंकि पिछले दिनों इतिहास रचने का जिक्र हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ कि आपको हमारे साथ व्यापारिक रिश्ते कैसे स्थापित करने हैं, लेकिन जाते जाते खुला संकेत दे भी दिया गया कि बिना हमारी कार को यानी टैक्स कम से कम ना लेकर के जब तक अपने देश में घुसने नहीं देंगे, कोई व्यापार आपके साथ होगा नहीं। यानी ये कहे कि आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसे वालों के सामने कितना बड़ा संकट है। उसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मत देखिए, देश के भीतर देख लीजिए, रिलायंस, टाटा, अंबानी यानी अंबानी, अडानी और टाटा, ये तीन, एसबीआई और टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और वेदांता, सबकी परिस्थिति अगर इस दौर में नाजुक हो चली है और कमाई की दृष्टि से इस बात को माना गया कि दरअसल भारत देश में कॉर्पोरेट की कमाई इस दौर में काफी कमजोर है, तो ये सवाल मौजूदा वक्त में तो कोई भी पूछेगा, तो फिर ऐसे में सरकार की उख क्या कहती है? दरअसल सरकार की फाइल दरअसल टैक्स के ऊपर ही चल रही है। और ये कहे कि पहली बार सरकार इस बात को समझ ही नहीं पाई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े कॉरपोरेट को साथ रखने के लिए दुनिया के तमाम देशों के भीतर जो टैक्स नहीं लगता है, भारत ने कमाल कर दिया, वह भी टैक्स अपने यहां लगा दिया। यानी ये कहे करीब 200 देश दुनिया के, एक पल के लिए आप एग्जांपल लीजिए कि 200 देश दुनिया के और किसी भी देश के भीतर वहां पर जो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन भारत में कैपिटल गेन टैक्स भी लिया जाता है। दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है वो सोवियत गवर्नमेंट का, सोवियत फंड जो होता है उसका होता है, पेंशन फंड होता है उसका पैसा होता है, दुनिया के बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज के पैसे होते हैं। और इसके बाद बहुत सारे जो सबसे ज्यादा रिच व्यक्ति होते हैं, जिसको हाई नेटवर्थ लोग कहते हैं, जो वो भी पैसा उसके भीतर लगाते हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश के भीतर इनके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। हमारे देश में टैक्स लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमको जीएसटी भी वसूलनी है। तो फिर ऐसे में ये आरोप भी लग जाएंगे कि जनाब आप कॉर्पोरेट से तो टैक्स नहीं ले रहे हैं, हम पे टैक्स लगा रहे हैं, और फिर आप कॉर्पोरेट के हवाले पूरे देश की इकोनॉमी सिस्टम को ही दे देते हैं कि आप ही को इकोनॉमी संभालनी है, हमको थोड़े देर के लिए आप फ्री कर दीजिए, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, हम तो केवल चुनाव लड़ेंगे, इस दौर में मुद्रा योजना के तौर पर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ही कर पाएंगे। और इसके बाद हम बताएंगे भी नहीं देश की अर्थव्यवस्था के भीतर कितने छेद कैसे, कहां कहां, कब कब कैसे हुआ। तो उन छेदों को ढक करके हम एक डाटा रखेंगे और
नीति आयोग का उस डाटा को देखना चाहिए एक पल के लिए कि जो अभी भी 2014 से ही तुलना करके 2024-25 की सच्चाई इस रूप में बताना चाहता है कि देखिए हमारी ग्रोथ रेट देख लीजिए कि कितनी आगे बढ़ गई, हम कैसे इस दौर में आगे चले गए और आने वाले समय में हम तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश होंगे। एवरेज जीडीपी ग्रोथ 5.7 होता है, मनमोहन सिंह के काल में 8.1 थे। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.31 है जो उस समय 14.95% थे। रियल जीडीपी ग्रोथ 5.9 अभी है, उस समय 6.8। सब कुछ छुपा करके एक लिस्ट जारी किया जाता था, बताया जाता है कि सारे मंत्रालय के भीतर भेज दिया जाता है, सारे मंत्री संतरी उसी की बखान करने निकल पड़ते हैं। तो पहले जरा उस पर्चा को भी एक पल के लिए आप भी देख लीजिए क्या है। तो नीति आयोग के इस पर्चे के आसरे भारत देश के तमाम सरकारी मंत्रालय और मंत्री बाखूबी मार्केट के भीतर निकल पड़ते हैं बताने के लिए। लेकिन हम आज आपके सामने कई बड़े सवाल आपके सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्रों के भीतर की हकीकत मौजूदा वक्त में क्या है, अगर ये आप आज जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा खेल फ्रॉड नजर आएगा। शुरुआत हमें लगता है आज इस भारत देश के भीतर में कॉरपोरेट से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट अभिन्न अंग सरकार की नीतियों का है, या फिर ये कह कि सरकार की नीतियों के केंद्र में कॉरपोरेट ही खड़ा है। तो चलिए, ये कौन सी परिस्थिति है इस भारत देश के भीतर की जीडीपी ग्रोथ ऊपर है, दुनिया के भीतर तीसरे नंबर की इकोनॉमी भारत देश बन जाएगा, हम हो जाएंगे, दुनिया में विकसित राष्ट्र कहलाने की दिशा में हम आगे कदम बढ़ा लेंगे। लेकिन कॉरपोरेट का अपना नेटवर्थ भारत देश के भीतर, इस देश के भीतर रोजगार दे पाने की स्थिति में दुनिया के टॉप 100 कंट्रीज के तुलना में सबसे निचले पायदान पर है। जो भारत देश के भीतर रोजगार उस नेटवर्थ को संभालने और रोजगार देते हुए काम करने की स्थिति में आता है, वो भारत के भीतर सबसे कम। यानी ये कहे कि पहला संदेश ये है कि कॉरपोरेट अगर भारत के भीतर 100 रुपए अगर खर्च करके जो नौकरियां देता है, अमेरिका के भीतर या फिर विकसित राष्ट्रों में या यूरोपियन यूनियन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड के भीतर वहां पर जो रोजगार दिया जाता है वो एवरेज 50 से ऊपर होता है। यानी अगर 100 रुपये आप खर्च कर रहे थे, यानी 100 एक औसतन एक आंकड़ा लेके बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, भारत में 100 रुपये खर्च करके 2 लोगों को रोजगार दे पाता है कॉरपोरेट। भारत की जनसंख्या के लिहाज से ये केवल 2% है, 2%, और दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में, विकसित देशों में ये 55% से ऊपर। तो फिर ऐसे में कॉरपोरेट की उपयोगिता भारत के भीतर कितनी हुई, ये पहला सवाल है जो इस भारत देश के विकास दर से जिसका कुछ लेना देना ही नहीं होता। वहीं पर एक और सवाल, इस भारत देश के भीतर में जो भी वेलफेयर कल्याणकारी योजना है उस एक झटके में नीचे आइए कि कल्याणकारी योजनाओं पे होने वाला खर्च भारत देश के भीतर और उस कल्याणकारी वेलफेयर योजना से जुड़ी हुई कंपनियों का फायदा उनसे जुड़ी हो, चाहे बीमा योजना हो, वो फर्टिलाइजर हो, कुछ भी हो सकता है, जहां पर सरकार ये कहती है कि लोगों को मिलते हैं 25 पैसे 75 पैसे लेकर के उड़ जाती है प्राइवेट कंपनी। ये है सरकारी हिसाब किताब वेलफेयर योजना की, यानी कल्याणकारी योजना के भारत देश के भीतर, जिसको दिखाया जाता है कि देखिए एक पूरा रुपया आप तक पहुंच गया, लेकिन वो पूरे रुपये के बीच में 75 पैसे जो है कॉरपोरेट कंपनियों का योगदान होता है, उनके पास चला जाता है, 25 पैसे आम जनता के पास जाता है। यह इस भारत देश का दूसरा हकीकत है। अगला हकीकत, इस भारत देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी एजुकेशन का पूरा प्रोसेस है देश के भीतर, उस दौर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो चलती है, विश्वविद्यालय जो चलती है भारत के भीतर, उसका जो फायदा है, जो मुनाफा है, वो मुनाफा इस भारत देश के एजुकेशन यानी बजट की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा टैक्स देने के बाद। और भारत देश का कुल एजुकेशन का बजट विद स्टेट सारा बजट मिला दीजिएगा तो उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कमाई, यानी एजुकेशन के सेक्टर के क्षेत्र की असामान्यता, उस एजुकेशन से मिलने वाला रोजगार और उसके बाद उसको रोजगार भारत के भीतर न मिल पाने पर उनको छोड़ने की तादाद इस भारत देश को लेकर, यानी तमाम सारी चीजें हमारे पास। चौथा सवाल उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जाकर जुड़ता है जो इस भारत देश के भीतर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए जो माइंड को रोक पाए, हायर एजुकेशन के साथ लोगों को रोजगार मुहैया करा पाए, लेकिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मौकों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, जो ग्लोबल मीटिंग होगी उसको भारत होस्ट करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू हुआ है, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं हुआ, जो पढ़ाने वाला था वो भी बाहर चले गए। ये
चौथा सवाल था, अगला सवाल है कि इस भारत देश के भीतर से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या, वो चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे लाखपति हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे मजदूर की शक्ल में हो, चाहे व्यापारी की शक्ल में हो, चाहे छात्र की शक्ल में हो, चाहे प्रोफेशनल की शक्ल में हो, यानी 2010 के बाद 2025 के बीच, उस समय अगर 2010 में 100 लोग जाते थे तो आज 1000 लोग जा रहे हैं, यानी ये कहे कि 10 गुना ज्यादा लोगों की संख्या इस दौर में हर फील्ड में बढ़ गई है। रोक पाने की स्थिति में क्यों नहीं मौजूदा सरकार है? अगर इतना बेहतरीन हमारे देश का नेटवर्क है, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी शानदार इकोनॉमी है, इतनी शानदार सरकार है, सब कुछ रईसी के साथ है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? अगला सवाल कि इस भारत देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर जितनी पूंजी लगती है तमाम बजट के साथ, बिल्कुल एजुकेशन से भी इसको जोड़ दीजिए, हेल्थ सेक्टर का जो बजट जो स्टेट का है, जो सेंटर का है, प्राइवेट सेक्टर के भीतर उतनी कमाई टैक्स पेमेंट करने के बाद करीब करीब 6 गुना अधिक है। सिर्फ फायदे की यानी मुनाफे की रकम बता रहे हैं आपको। प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल सिस्टम में, और ये जो पूरी आयुष्मान योजना का जो पूरा खाका होता है, उसके भीतर जो अस्पतालों को फायदा होता है, लाभ होता है, वो दिल्ली के भीतर आते ही पहली कैबिनेट में इसलिए मुहर लग जाती है आयुष्मान को लेकर के, क्योंकि ये दिल्ली के अस्पतालों को पैसा मिल नहीं रहा था और मरीजों को दिखाना नहीं दिखाना एक अलग घपला घोटाला होता है। और ये बाकायदा सीएजी की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके भीतर भी ये बता दिया गया कि एक टेलीफोन नंबर के ऊपर कितने लाख मरीजों को देखा गया, एक एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर कितने मरीजों को उसके जरिए अस्पतालों ने कमा लिया। ये भारत देश की सच है, तो इसका मतलब है कि एक नेटवर्क काम करता है पैसा कमाने वालों का। इसीलिए अगला सवाल इस भारत देश के नेटवर्क से जाकर के जुड़ता है, आखिर इस भारत देश के भीतर में जो राजनीतिक सत्ता से जुड़ करके, अलग अलग सरकारी योजनाओं से जुड़ करके जो लोग काम करता है, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको फायदा मिलेगा, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिश देगा आपको। क्योंकि कभी फंड के नाम पे, कभी कार्यकर्ता बन करके, कभी नारे लगा करके, कभी भक्ति रस में डूब करके सारे मुनाफे फायदे पहुंचाएगा। इसीलिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस भारत देश के भीतर सरकार की हर योजना के साथ उस तबके से जाकर के जुड़ता है जो और इसीलिए कोई अस्पताल वाला सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा आयुष्मान से कमाई हो रही है, एजुकेशन सेक्टर वाला नहीं बोलेगा क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी से कमाई हो रही है ना। इस भारत देश के प्रीमियम यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की होती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसका बजट धीरे धीरे कम हो रहा है, पैसा नहीं है। सरकार ये रोना रोती ही नहीं, बाकायदा वीसी को इसीलिए नियुक्त करते कि आप कुछ नहीं कहेंगे, सारे प्रिंसिपल को संभाल लीजिए, ये एक तरीका होता है। अगली परिस्थिति, इस भारत देश के भीतर की नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स का हर पे कमीशन के साथ पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके अगल बगल रहने वाले लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी तुलना में उसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है। लेकिन ये अगला सवाल नौकरशाही के साथ करप्शन से भी जाकर जुड़ता है। उस करप्शन के साथ जो गवर्नमेंट की इस दौर में क्या जरूरत हो गई, क्योंकि करप्शन कई गुना अधिक हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम का हिस्सा बन गया और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहां पर पैसा लेना देना, कैसे कोई भी काम करना है। इसीलिए नौकरशाही सरकार के हक में रहेगी और सरकार अपने साथ उसे रखने के लिए पे कमीशन लागू करेगी। अब होली आ रही है, वहां पर भी टीएडीए मिल ही जाएगा। यानी ये कहे कि धीरे धीरे करके भारत, ये मतलब देश सरकार के साथ सटते जा रहा है, वही देश में सरकार देश में तब्दील हो जाएगा। अगला सवाल, इस भारत देश के भीतर जो जितने भी पॉलिटिकल गेमिंग्स होता है, जिसमें खुले तौर पर रेवरियो की बात की जाती है, रेवरियो बांटा जाता है, उसको लेकर के सिर्फ बहस और चिंता ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें भाषण में जिक्र किया था रेवरियो का जिक्र, लेकिन खुद ही बीजेपी रेवरियो के आश्रय इस भारत देश को किस रूप में कैसे निकम्मा बना दिया जाए और लोग मेहनत मशक्कत ना करे देश के भीतर। लेकिन सवाल दूसरा है कि मेहनत मशक्कत करेंगे भी तो उनको काम दे पाने की स्थिति में मौजूदा न तो पब्लिक सेक्टर है देश का और न ही प्राइवेट सेक्टर है। तो यह एक नया नेक्सस निकल करके आया जिसने उस दिशा में इस भारत देश की इकोनॉमी को ही डाल दिया। और अगला सवाल तो उस करप्शन से जाकर जुड़ता है जिस करप्शन के भीतर प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, और उसके साथ ही इस भारत देश की न्यायपालिका का भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि किसी को तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश के भीतर सवाल तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल इस दौर में कोई नहीं उठाएगा, सारे सवाल गायब कर दिए गए एक ही झटके में, यह कहते हुए कि देखिए नियम कायदे कानून तो यही कहता है। तो नियम कानून कायदे का जिक्र करते हुए करप्शन भी धूमिल पड़ जाता है।
और शायद इसीलिए भारत देश दुनिया के भीतर अपने तरह का एक अकेला देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनता से टैक्स वसूला जाता है। और टैक्स वसूलने में एक तरह की समानता है, लेकिन उसके ठीक समानांतर सरकारी कामकाज के भीतर कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को डेवलप कर दिया गया, जिसके भीतर इस भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्थ चाहे नीचे क्यों न गिरता जाए, लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा वसूलना और कर्ज दिलाना तो सिखा ही देगा, और वो सिखा भी रही है। कॉरपोरेट के साथ जुड़ करके चलने की परिस्थिति खुलेआम खुले तौर पे ये बताती है। तो शायद इसीलिए आखिरी और अंत में एक सवाल यही होगा, क्या सच में मौजूदा राजनीतिक सत्ता देश के भीतर इस भारत देश की इकोनॉमी को लेकर इसीलिए बेफिक्र है क्योंकि उसको ये बात पता है कि जब तक वो है तब तक कर्ज की आवाजाही नहीं थमेगी। जीडीपी का कुल जीडीपी का लगभग 83-85% कर्ज के भीतर डूबा हुआ है। यानी देश के खजाने के भीतर जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वह इस भारत देश में लिए गए, भारत देश जो कर्ज लिया है उससे क्या कर्ज कम हो चला है। जो आएगा वो देखेगा, लेकिन जब जो आएगा तब का देखी जाएगी। शायद इसीलिए मौका अभी सफारी का भी मिल जाता है। देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।